नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में दो ग्रह एक ही राशि में हो और दो अलग अलग नक्षत्रों में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज शनि और मंगल ये दो ग्रह अगर कुंडली में एक ही राशि में दो अलग अलग नक्षत्रों में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे शनि की ही राशि में शनि विराजित है और शनि के ही राशि में मंगल है जो कि अपने नक्षत्र में है। शनि की राशि अपनी और मंगल का नक्षत्र अपना। अब इन दोनों का जातक के ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब दोनों एक ही राशि में आ गए और दोनों ही एक तरह से स्वगृही हो गए। कैसे? नक्षत्र की वजह से मंगल स्वगृही हो गए और राशि की वजह से शनि स्वगृही हो गए। दोनों ही अपने वीटो पावर में, अर्थात दोनों की ही अपनी महत्ता और दोनों ही पूर्ण बलवान। अब ऐसे में अगर दो व्यक्ति बलवान किसी रस्सी को बीच में से खींचेंगे तो दोनों में से जो कमजोर होगा वो गिरेगा और दोनों बलवान होंगे तो रस्सी बीच में से टूटेगी। ये हाल होता है जातक का। मंगल एक तरफ अपनी तरफ खींचे, शनि एक तरफ अपनी तरफ खींचे, जातक बेहाल। नक्षत्र की वजह से मंगल में जो बल है वो अपने बल का प्रयोग करेंगे और शनि अपने बल का। अब ये दोनों जब एक राशि में होने के बाद हमें ये देखना होगा कि इनका स्थान कौन सा है, क्योंकि स्थान बहुत मायने रखता है। ये लग्न में है या द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, षष्ठ, अष्टम, नवम, दशम, किस में है, तो जिस स्थान में होंगे उस स्थान के अनुसार इनका बल प्रदर्शन होगा जातक के द्वारा। अगर ये दोनों तृतीय स्थान में है तो तृतीय स्थान हुआ मंगल का सहज स्थान, अर्थात मंगल का नैसर्गिक पराक्रम वाला स्थान है वो। और शनि का वो तृतीय स्थान, अर्थात तृतीय स्थान में शनि, इसका मतलब धनु लग्न हो गया, क्योंकि शनि भी स्वगृही के और मंगल भी स्वगृही के। अब तृतीय स्थान के मंगल, अब धनु लग्न के लिए मंगल कौन हो गए? मंगल पंचम स्थान के स्वामी है। तो पंचम स्थान के स्वामी तृतीय स्थान में शनि के साथ किस तरह का बल देंगे, किस तरह से जातक से पराक्रम करवाएंगे। पराक्रम तो होगा, अब किस लिए और किस तरह का, बाकी के ग्रहों को देखते हुए, अगर बाकी के ग्रह जैसे लग्न स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी, इन सब का हम जब नियोजन देखते हैं, ये सब कहाँ पे है और किस किस कौन से ग्रह की दृष्टि इन दोनों के ऊपर आ रही है, उसके अनुसार ही हमारा भविष्य फल होगा। भविष्य कथन हम तभी कर सकते हैं जब बाकी के ग्रहों को भी हम अच्छी तरह से देख परख लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ राशि या स्थान नहीं बल्कि नक्षत्र भी देखने जरूरी हैं, उनकी अवस्थाएं भी देखना जरूरी है और उनकी महादशा गोचर भी देखना जरूरी है। तो मंगल और शनि अगर तृतीय स्थान में है
तो धनु लग्न के लिए वो क्या प्रभाव देंगे? वो व्यक्ति धन के लिए परिश्रम करेगा, और धन किसके लिए कमाएगा? तो अपने परिवार के लिए। परिवार भी कौन सा? जो उसके अपने माता पिता, भाई बहन, उनके लिए। वो अपने माता पिता के परिवार के लिए धन कमाने के लिए परिश्रम करेगा, और यही विचार उसके दिमाग में रहेगा कि मैं अपने भाई बहनों का या अपने माता पिता का, अपने उस परिवार का किस तरह ध्यान रखूं। ऐसे में अगर उसका सप्तम स्थान का स्वामी वो कौन है? वो बुध है। तो बुध भी उसका विरुद्ध ही है। वो भी अगर मान लो उसके भाग्येश के साथ लग जाए तो वो व्यक्ति, जो जातक है जिसका शनि मंगल तृतीय स्थान में है, वो व्यक्ति अपने पत्नी के भाग्य से धन कमाएगा और परिश्रम करेगा, और वो धन अपने परिवार के ऊपर खर्च करेगा, अपने भाई बहनों के ऊपर खर्च करेगा। अब बुध अगर उसके भाग्येश के साथ हो गया, इसका मतलब एक और योग बन गया, बुधादित्य का योग। अब बुधादित्य का योग भी एक अलग ही चैनल शुरू हो जाता है, अलग भाव शुरू हो जाता है। अब वो कहाँ पे है? तो बुध आदित्य मतलब सूर्य और बुध एक साथ। अब वो अगर युति में है तो अलग फल मिलेगा। अगर दोनों के बीच में 15 डिग्री का अंतर है तो अलग फल मिलेगा। कुछ भी, कोई भी कुंडली हो, दो ग्रहों के बीच का अंतर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपका कोई भी भविष्यफल पूर्ण रूप से या करीब करीब सही नहीं बैठेगा। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम भी मानव हैं। तो जो भी ज्योतिषी 100% की बात करते हैं तो वो मेरे विचार से वो गलत है, क्योंकि 100% बात कहना संभव नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट, कुछ प्रतिशत हम कह सकते हैं। 80 से लेकर 95% तक हमारा कथन सही हो सकता है। तो दोस्तों, ये नक्षत्र, राशि, ग्रह और इनकी अवस्थाएं, ये सब जब तक आप गिनेंगे नहीं, उनको एक उनका अंतर देखेंगे नहीं और इनका भाव, इनकी अवस्था, तभी ये आपको पूर्ण फल पता चलेगा। फिर दूसरा है कि अगर मान लो सूर्य बुध साथ में है तो निश्चित शुक्र भी वहीं होंगे कहीं आसपास, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही कुंडली में आगे पीछे ही रहते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य अगर दशम स्थान में है मान लो तो शुक्र सुख स्थान में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर सूर्य दशम स्थान में है तो शुक्र या तो एकादश स्थान में होगा, या दशम में है, या नवम में। वैसे ही बुध या तो नवम के अंत में, या तो दशम में, या एकादश के शुरुआत में। एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से ये तीनों ग्रह पास पास हैं, पृथ्वी के एक तरफ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ये दोनों ग्रह, इसलिए ये हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। कुंडली में भी हमेशा बुध और शुक्र सूर्य के आसपास दिखाई देते हैं। तो शनि मंगल का जो ये योग है, अब इस बारे में हम बात करेंगे कि शनि और मंगल का ये योग शुभ है या अशुभ है।
अगर इन दोनों के ऊपर राहु केतु की या शुक्र की दृष्टि, राहु केतु और शुक्र, इन तीनों में से अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो ये योग अशुभ योग में माना जाएगा। और अगर इन दोनों ग्रहों के ऊपर चंद्र की, बुध की दृष्टि पड़ती है तो यह आंशिक शुभ योग होगा। आंशिक इसलिए क्योंकि बुध भी उसका शत्रु है और चंद्रमा धनु लग्न के लिए मार्केश होते हैं, इसलिए चंद्रमा शुभ है, लेकिन मार्केश की भूमिका होने की वजह से वो पूर्ण शुभ नहीं बनाएंगे। आंशिक शुभ योग मिल सकता है, वो भी अगर गोचर में शुभ योग है। जैसे गोचर में मान लो गुरु स्वराशि में है या स्व नक्षत्र में है और वहां से उनकी दृष्टि अगर मंगल पर जा रही है तो वो शुभ योग बन जाएगा। दोस्तों, शुभ और अशुभ देखा जाए तो सभी ग्रह, 9 ग्रह, ना तो कोई अशुभ है ना तो कोई शुभ है, सभी अच्छे हैं। कोई भी ग्रह किसी भी जातक का कभी भी बुरा नहीं करते। बुरा का मतलब ये कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए 9 ग्रहों में से लोग डरते हैं कि शनि है, मतलब शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा है, तो बहुत लोग घबराने लगते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कर्म अच्छा करिए, शनिदेव आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।